Good morning, friends. Myself Manoj Batra, Faculty of CA Final Indirect Tax. मिशन 80 प्लस इन CA फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स में आप सब लोगों का स्वागत है। आज की क्लिप में हम केस स्टडी की प्रेजेंटेशन कैसे आपको करनी है वो सीखेंगे। एक केस स्टडी आपसे 6 नंबर की पूछी गई या एक केस स्टडी आपसे 3 नंबर की पूछी गई, इसमें आपको कितना मैटर लिखना है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। आज की क्लिप का लिंकेज है पिछली क्लिप से, तो इस क्लिप को देखने से पहले मैं सजेस्ट करूंगा, जो इससे पहले 26 मिनट्स की एक क्लिप थी ठक्कर शिपिंग का, जो हमने केस किया था लास्ट टाइम पे, उसे आप देख लीजिए। उसके बाद इस क्लिप को देखिए। अगर वो क्लिप आप पहले ही देख चुके हैं तो आप इसके बाद ये वाली क्लिप देख सकते हैं। केस स्टडी आपसे कैसे पूछी जाती है, इसके 3 तरीके हैं जो सी इंस्टीट्यूट आपसे पूछा करता है। ये 3 तरीके क्या हैं, अब हम वो डिस्कस करते हैं। उसी केस स्टडी को जो कि ठक्कर शिपिंग की हमने लास्ट क्लास में की थी, वही कैसे प्रेजेंट करनी है वो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया कि अगर आप प्रीवियस क्लिप भी देख लें तो आप इसको बेहतर समझ पाएंगे। आइए, केस स्टडी पूछने का तरीका देखिए। पहला तरीका, सीए इंस्टीट्यूट आपसे 3 लाइनों में क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे ये इस क्वेश्चन में देखिए 3 लाइनें दे रखी हैं। ये तरीका है, ये फर्स्ट, और फैक्ट्स आपको लिख के दे रखे हों, इसके ऊपर आपको केस स्टडी की प्रेजेंटेशन देनी है। जैसे कि पहला हम तरीका देखते हैं सी इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन पूछने का। उसने लिखा, कैन ट्रिब्यूनल कंडोन द डिले इन फाइलिंग एप्लीकेशन कंसिक्वेंट टू रिव्यू बाय कमिटी ऑफ चीफ कमिश्नर। क्या ट्रिब्यूनल अगर एप्लीकेशन लेट फाइल की गई है, क्या उससे माफ़ी दे सकता है? ये एप्लीकेशन क्यों फाइल की गई है? कह रहा है कंसिक्वेंट टू रिव्यू बाय कमेटी ऑफ चीफ कमिश्नर। कमेटी ऑफ चीफ कमिश्नर, कमेटी ऑफ चीफ कमिश्नर ने रिव्यू किया, रिव्यू ऑर्डर पास किया और उसने डिपार्टमेंट को बोला आप अपने ऑर्डर के अगेंस्ट में अब एप्लीकेशन फाइल कीजिए। वो एप्लीकेशन जितनी टाइम लिमिट थी उस टाइम लिमिट से लेट फाइल की गई है। मैं एक बार रिव्यू करा दूं, ये क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है। लास्ट क्लास में आपने एक ऐसा चार्ट किया था, ऐसा आपने चार्ट कर रखा है। देखिए यहां से शुरुआत हो रही है। ऑर्डर पास किया है कमिश्नर ने, इसने एसएससी कमिश्नर ऑर्डर पास किया है एसएससी के अगेंस्ट में, और अगर कमिश्नर ने एसएससी से पैसे लेके गलत ऑर्डर पास कर दिया, या फिर कमिश्नर ने गलत ऑर्डर पास कर रखा है, इस ऑर्डर को इससे ऊपर कौन है? इससे ऊपर चीफ कमिश्नर है। तो चीफ कमिश्नर की कमेटी का गठन किया गया, वो इसके ऑर्डर को रिव्यू करती है कि सही ऑर्डर पास कर रखा है कमिश्नर ने या फिर नहीं। अगर कमिश्नर ने, कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, इसने सही ऑर्डर पास नहीं कर रखा है, तो कमेटी इसको बोलती है तू अपने ही ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील लगा। कहाँ पे? ट्रिब्यूनल के पास, सी स्टेट के पास में, कस्टम एक्साइज सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास में। तो ये अपील लगा करती थी, ये अपील लगा करती थी 129D में ही, 129D में ही बोल रखा था कि ये 3 महीने में कमेटी डिसाइड करेगी कि इसने ये ऑर्डर सही पास किया कि नहीं पास किया।
अगर सही नहीं पास कर रखा है तो कमेटी इसको बोलती है तो एक काम कर, विद इन 1 मंथ तू एप्लीकेशन लगा ट्रिब्यूनल के पास में। और इसने 1 मंथ 10 डेज के बाद में लगाई, टाइम है 1 महीना, 10 डेज के बाद में लगाई है, ये डिले हुआ है, क्या इस डिले से माफ़ी मिल सकती है कि नहीं? तो क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या है, क्या अगर कमिश्नर ने अपने ही गलत ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील लगाई है ट्रिब्यूनल के पास, सी स्टेट के पास, लेकिन अपील लेट कर दी है लगाने में, कुछ देरी करी है, क्या उससे माफी, कंडोनेशन मिल सकती है? यह क्वेश्चन था। पढ़िए दोबारा से। कैन ट्रिब्यूनल कंडोन द डिले इन फाइलिंग एप्लीकेशन कंसिक्वेंट टू रिव्यू बाय कमेटी ऑफ चीफ कमिश्नर? कमेटी ने रिव्यू किया और इसके बाद एप्लीकेशन फाइल की गई और यह एप्लीकेशन लेट फाइल की गई, क्या इससे माफ़ी मिल सकती है? तो इस ऐसे 3 लाइन के क्वेश्चन का आंसर आप पहली लाइन में डायरेक्ट लिखिए, हाँ या ना। इससे पूछा क्या ट्रिब्यूनल कंडोन कर सकता है? आपने इसके ऊपर ठक्कर शिपिंग का केस पढ़ रखा है तो आप इसके ऊपर में डायरेक्ट आंसर लिखिए। पहली लाइन में आप डायरेक्ट लिखिए, क्या यस ट्रिब्यूनल कैन कंडोन द डिले इन फाइलिंग एप्लीकेशन कंसिक्वेंट टू रिव्यू बाय द कमेटी ऑफ चीफ कमिश्नर। मतलब हमें क्या करना, बस यस लिखना, उसके बाद तो यही मैटर यहीं से चिपका देना। मीन्स हमने यही लिखा, यस ट्रिब्यूनल कैन कंडोन द डिले। अब पहली लाइन में लिखते हैं यस, यस द ट्रिब्यूनल कैन कंडोन द डिले। in filing application consequent to a review by committee of chief commissioners, committee of चीफ कमिश्नर। ये आपका पहली लाइन में उसे डायरेक्ट आंसर मिल गया। तो 1 नंबर तो इसी चीज का हो गया डायरेक्ट। भाई आपको जो स्टेप मार्किंग होती है, मींस आपको केस स्टडी में भी या थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी जितने आपने स्टेप सही फॉलो किए हैं उसके नंबर मिलेंगे। तो आपने पहली 2-3 लाइनें सही लिखी हैं, इसमें 1 नंबर तो आपको मिल जाएगा, 1 या 1.5 नंबर। अगर 1.5 नंबर अलॉट कर रखा है उन्होंने इसका तो 1.5 नंबर मिल जाएगा। 6 नंबर की केस स्टडी है तो 1.5 नंबर यहां पे मिल जाएगा। डिपेंड करता है कि केस स्टडी कितने मार्क्स की है, 3 मार्क्स की पूछिए कि 6 मार्क्स की, तो उन्होंने स्टेप वाइज मार्किंग दे रखी होती है। अब ये वाला जो इशू है आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, आपने पढ़ रखा है कि ये एक केस स्टडी है ठक्कर शिपिंग की, वहां पे था, वहां आपने डिस्कस कर रखा है। तो आप जो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में आप क्या लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे द अबव इशू has been decided in the case of, केस का नाम अगली लाइन में लिखिए और यहां पर आप कैपिटल लेटर्स में उसका नाम लिखिए, ठक्कर शिपिंग का कैपिटल लेटर्स में नाम लिखिए। और इसमें हमारे को इसके बारे में डिटेल्स, ये जो ठक्कर शिपिंग की है ये लिख भी देनी है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। तो आप यहां पर ठक्कर शिपिंग, ये ठक्कर में ई आएगा, ठक्कर शिपिंग
प्राइवेट लिमिटेड। अब इसके बाद ईयर और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट। ये देखिए, मैं थोड़ा सा इसे जूम करूं, साइज बढ़ाता हूं। ये ठक्कर शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड, इसके बाद ये लिखा हुआ वर्सेस कमिश्नर ऑफ कस्टम जनरल 2012 285 ELT 321। ये कुछ हमें याद करना है कि नहीं करना? ऐसा आपने इनिशियल जब फर्स्ट क्लास लगी या सेकंड क्लास में आपने सीखा था कि केस स्टडी में हमें सिर्फ एसएससी का नाम लिखना है। बस जो एसएससी का नाम है वो हमें लिखना है, अपीलेंट का नहीं, डिफेंडेंट का नहीं। जिसने अपील लगाई उसे अपीलेंट बोलते हैं, जिसके अगेंस्ट में अपील लगाई गई है उसे डिफेंडेंट बोलते हैं। हमें किसका नाम याद रखना है? एसएससी का। चाहे अपील एसएससी ने लगाई हो, चाहे अपील डिपार्टमेंट ने लगाई हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें किसका नाम याद रखना है? इतना सफिशिएंट है, आप एसएससी का नाम याद रखिए, ठक्कर शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड। इसके बाद ईयर और इसके बाद अथॉरिटी जिसने ये डिसीजन दिया है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, तो आप ये याद रखिए। नेक्स्ट, अब कभी कभी क्या होता है, ठक्कर शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड, कभी कभी क्या होता है आपको ये याद नहीं आ रहा, ठक्कर शिपिंग तो याद है, ये प्राइवेट लिमिटेड याद नहीं आ रहा है। ये प्राइवेट था कि पब्लिक लिमिटेड था, या सिर्फ ये प्राइवेट लिमिटेड था या सिर्फ लिमिटेड था, ये याद नहीं आ रहा है। छोड़ दो, ये ना लिखो, कोई नंबर नहीं कटेगा। आप पी लिमिटेड ये नहीं लिखिए तो भी कोई नंबर नहीं कटेगा। ईयर वैसे तो आपको याद होना चाहिए, ये तो रीसेंट केस लो आपके पास आता है, तो ईयर अगर याद है ठीक, नहीं तो इसे भी आप छोड़ सकते हैं। बाद में सुप्रीम कोर्ट, अब ये भी नहीं याद कि सुप्रीम कोर्ट का है, हाई कोर्ट का है कि ट्रिब्यूनल का है, लिखने की जरूरत नहीं है। अगर याद है एग्जैक्ट तो लिखो, नहीं तो इतने से भी काम चल जाएगा। कितने से? आपने ठक्कर शिपिंग लिखा, इतने से काम चल जाएगा। बाकी और कुछ केस में याद करने की जरूरत नहीं है, इतना याद हो केस का नाम याद चल जाएगा। यहां पर अगर हमें याद नहीं है कि हाई कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट का है, तो हम क्या लिख देंगे? द अबव इशू हैज बीन डिसाइडेड इन द केस ऑफ ठक्कर शिपिंग बाय जुडिशरी। द अबव इशू हैज बीन डिसाइडेड इन द, इसके बाद आप ये लिखना चाहें इन द केस ऑफ ठक्कर शिपिंग, या फिर यहां पर आप ये लिख सकते हैं इन रीसेंट केस लो। अगर आपको लगता है कि अभी वाला केस लो था, आप यहां पर इसकी जगह लिख सकते हैं इन रीसेंट केस लो। अब एक और क्वेश्चन है कि क्या आपको ये कलर, ये जो पेन है, रेड यूज करना है, ब्लैक यूज करना है, ब्लू यूज करना है, कौन सा? आप 2-3 कलर के पेन यूज कर सकते हैं? जी नहीं, आप एक ही कलर ब्लू पेन से आप लिखेंगे। ये तो मैंने आपको यहाँ पर ऐसा दिखाने के लिए कि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसके अलावा, ये बताया मैंने आपको यहाँ पे, इसलिए मैंने रेड पेन से लिख दिया है। आप रेड पेन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है? अच्छा, इसके बाद हमें क्या लिखना है? इसके बाद केस के फैक्ट्स जो हमें याद हैं ठक्कर शिपिंग के, वही हमारे को लिख देने हैं। जो इशू था क्या, वो आपको क्या याद है? ये देखिए, आपको ये याद होगा एसएससी के अगेंस्ट में प्रोसीडिंग इनिशिएट की गई, कमिश्नर ने एक ऑर्डर पास किया था, फिर इसको रिव्यू किया कमेटी ऑफ चीफ कमिश्नर ने, और उसने बोला कि कमिश्नर को तो ट्रिब्यूनल के पास में अपील लगा, ये बोला। और अपील, ये जो रिव्यू किया गया, रिव्यू ऑर्डर सेक्शन 129D में पास किया जाता है, और फिर इसके तहत एप्लीकेशन लगानी होती है। ये एप्लीकेशन लगाने में इसने देरी कर दी, 10 दिन की देरी कर दी। 1 महीने में एप्लीकेशन लगानी थी, इसने 10 दिन की देरी कर दी। फिर एप्लीकेशन की कंडोनेशन की भी साथ में एप्लीकेशन लगा रखी है, माफ़ी के लिए भी एप्लीकेशन लगा रखी है।
ट्रिब्यूनल ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, एप्लीकेशन जो है आप कंडोनेशन की नहीं लगा सकते हैं, 1 महीने में ही एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। मींस जो उसके फैक्ट्स हैं वो सब आपको उसके ऊपर में लिखने हैं, जो उस केस में डिसाइड हुआ था ये सब लिखना है आपको, ये सब लिखना है। रिजेक्ट कर दिया एप्लीकेशन को और बाद में ये डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट के पास गई और उसने बोला सुप्रीम कोर्ट को कि ये एप्लीकेशन लगाई जा सकती है, ये पीरियड एक्सटेंड किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 129A लग जाएगा जो कि सी स्टेट वाला था, सी स्टेट के पास जो अपील लगाते हैं। तो हमें वो फैक्ट सब डिस्कस कर देने हैं, लास्ट में कुछ कंक्लूजन देना है, लास्ट में जो फिर जजमेंट आई वो देनी है, लास्ट में जो जजमेंट आई वो देनी है। वो जजमेंट क्या देनी है देखें। इसके बाद हम ये फैक्ट्स डिस्कस करने के साथ साथ हम उस जजमेंट को भी डिस्कस कर देंगे। क्या डिस्कस कर देंगे? ये डिपार्टमेंट की कंटेंशन थी कि भले ही यहां 129D में 1 महीना लिखा हुआ है, लेकिन 129A जिसमें सी स्टेट के पास अपील लगाई जाती है वहां एक्सटेंशन अलाउड है, इसलिए सेक्शन 129A लग जाएगा। वही हम सब लिख देंगे, वही सब हम लिख देंगे, कंक्लूड कर देंगे इसको, वो हम कंक्लूड कर देंगे ये सब लिखने के बाद में। ठीक है, ये था जब आपसे केस स्टडी पूछी गई है किस तरीके से 3 लाइनों में, तब आपने आंसर ऐसे लिखा। मतलब आपको यहां पे कुछ उसके फैक्ट्स फिर याद होने चाहिए कि इसमें क्या क्या डिसाइड हुआ था, ऐसा इशू कौन से केस में डिसाइड हुआ था, फिर उसमें क्या क्या हुआ था, वो कुछ चीजें याद होनी चाहिए, कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा तरीका सी इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन पूछने का ये बहुत सरल है। दूसरा तरीका क्या है? इस तरीके से फैक्ट्स आपको लिख के दे रखे हैं, ये फैक्ट्स आपको ऑलरेडी लिख के दे रखे हैं क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन में आपको जो आंसर लिखना है उसका आंसर की पहली लाइन फैक्ट बेस वाले क्वेश्चन में लास्ट में जो क्वेश्चन में पूछ रखा होगा वहां से बनेगी। जैसे इसमें लास्ट में इसने पूछा है वेदर कंटेंशन ऑफ डिपार्टमेंट इज करेक्ट, ये पूछा है क्या कंटेंशन, जो डिपार्टमेंट की कंटेंशन है वो सही है या नहीं है, यस या नो, ये आपको लिखना है। अगर आपको लगता है कंटेंशन डिपार्टमेंट की सही है तो आप क्या करेंगे, पहली लाइन में लिख देंगे ये सेकंड प्रेजेंटेशन है, जब फैक्ट्स आपको क्वेश्चन में लिख के दे रखे हैं फिर आपको जवाब देना। आप लिखेंगे यस द कंटेंशन ऑफ डिपार्टमेंट इज करेक्ट, यस द कंटेंशन ऑफ डिपार्टमेंट इज करेक्ट। ऐसे आप पहली लाइन में आंसर लिख देंगे। फिर इसके बाद एक लाइन का स्पेस छोड़ दीजिए, फिर लिखिए द फैक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन आर सिमिलर टू या आइडेंटिकल टू। सिमिलर टू, केस का नाम लिखिए कैपिटल लेटर्स में। आप ऊपर वाला पार्ट देखिए, आंसर जो आपने लिखा था वहां पे क्या किया था, पहली लाइन में डायरेक्ट आंसर आया था। अगर आप देखें यहां पर पहली लाइन में डायरेक्ट आंसर आया था, यस लिख दिया था। फिर उसके बाद में जो अगला पैरा आ रहा था यहां पर आपने क्या किया था, द अबव इशू हैज बीन डिसाइडेड। मतलब 3 लाइनों में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन में फैक्ट्स नहीं दे रखे हैं, तब आप आंसर ऐसे लिखेंगे कि ये ऐसा इशू डिसाइड हो रखा है इस फलाने केस में। लेकिन अगर फैक्ट्स दे रखे हैं क्वेश्चन में, उस टाइम पे आप ऐसे आंसर नहीं लिखेंगे। आप आंसर कैसे लिखेंगे, जो फैक्ट्स हैं क्वेश्चन में हम बताएंगे ये सिमिलर है या आइडेंटिकल है टू केस का नाम। केस का नाम यहां पर लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में, हम यहां पे कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। अगर हमें याद है तो क्यों ना हम उसे बताएं। ठक्कर शिपिंग, मेरे को आगे नहीं याद
कि प्राइवेट लिमिटेड है कि ये कौन सा पब्लिक लिमिटेड है, ये लिमिटेड है, ये हम मेरे को नहीं पता, मैं नहीं लिखता, काम चल जाएगा। मुझे नहीं पता ईयर कौन सा है, छोड़ दो। मुझे ये नहीं पता किसने डिसाइड किया, तो मैं उसको भी छोड़ रहा हूं। मैं क्या करूंगा, द फैक्ट्स ऑफ क्वेश्चन आर सिमिलर टू ठक्कर शिपिंग। फिर यहां पर मैं इन्हीं फैक्ट्स को डिस्कस करूंगा। जो क्वेश्चन में आपको फैक्ट्स दे रखे हैं, जो क्वेश्चन में आपको फैक्ट्स दे रखे थे, यही मैं डिस्कस करूंगा कि ऐसे अपनी लैंग्वेज में इसको मैं 5-6 लाइनों में लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा कि कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया था, उसके ऑर्डर को रिव्यू किया चीफ कमिश्नर की कमेटी ने, उसने पाया कि सही नहीं पास कर रखा है, तो उसने बोला कमिश्नर को तू सी स्टेट के पास अपील लगा, उसने देरी कर दी। ये जो देरी है, क्या इसके लिए कंडोनेशन मिल सकती है, ये इशू है। फिर डिपार्टमेंट कह रहा है, डिपार्टमेंट की कंटेंशन लिखेंगे। डिपार्टमेंट कह रहा है कि जब एप्लीकेशन 129D में लगी हुई है, तो 129D में लिखा हुआ है कि जब भी 129D में एप्लीकेशन लगाई जाएगी, अपील के सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगी, अपील के सारे सेक्शंस इस एप्लीकेशन पर एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो फिर हम इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि अगर 129D में ऐसा लिखा हुआ, तो इसका मतलब सी स्टेट के पास जो अपील लगती है वो लगती है सेक्शन 129A में, तो 129A कंप्लीट लग जाएगा। और 129A में एक्सटेंशन अलाउ कर रखी है, इसलिए इस एप्लीकेशन के लिए भी एक्सटेंशन अलाउ हो सकती है, एक्सटेंशन अलाउ हो सकती है। फिर ये इतना लिखने के बाद फिर हम वो लिखेंगे, वो लास्ट पैरा जो मैंने उस टाइम पढ़ा नहीं था, अब मैं आपको पढ़ाता हूं, ये हम लिखेंगे, ये कंक्लूजन में ये आ जाएगा। वंस द प्रोविजन रिलेटिंग टू अपील्स टू ट्रिब्यूनल हैव बीन मेड एप्लीकेबल, और वो कौन सा है, 129A में है कि एक बार ट्रिब्यूनल के पास जो अपील लगाई जाती है वो प्रोविजंस अगर एप्लीकेबल हो गए, तो 129A मर्ज हो जाएगा 129D के साथ में, वो इसके साथ मर्ज हो जाएगा। और इसका मतलब एक्ट ने एक्सप्रेस पावर दे दी कि हाँ कंडोनेशन हो सकती है, माफी मिल सकती है, कि अगर देरी हुई है उसके पीछे सफिशिएंट वजह है, रीजन है, तो यहां पर कंडोनेशन हो सकती है। और कंक्लूड कर दिया हमने कि यस, ट्रिब्यूनल के पास पावर है इसे एक्सटेंड करने की। अगर 10 दिन का डिले हुआ है, 1 महीने 10 दिन में एप्लीकेशन फाइल की गई है, फाइल तो 1 महीने में करनी थी, तो इस केस में डिले को माफ़ कर दिया जाएगा, कंडोनेशन दे दी जाएगी। ये ऐसा हम कंक्लूड करेंगे, ठीक है। आइए, तो केस स्टडी को आपको कैसे ब्रेक करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, इसे हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। केस स्टडी का जो आपको आंसर देना है, आपको कैसे आंसर देना है केस स्टडी का, केस स्टडी के आंसर को आपको कैसे प्रेजेंट करना है। पहली 2-3 लाइनें, इसका फर्स्ट पैरा, फर्स्ट 2 to 3 लाइन्स, फर्स्ट 2 to 3 लाइन्स, इसमें आपका डायरेक्ट आंसर होना चाहिए, यस या नो, डायरेक्ट आंसर, जिसमें यस या नो होगा कि हाँ डिपार्टमेंट की कंटेंशन सही है या नहीं है, या डिपार्टमेंट एसएससी की कंटेंशन सही है या नहीं है। तो हमने केस स्टडी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 पार्ट में। पहला पार्ट डायरेक्ट आंसर, सेकंड पार्ट अगर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, फैक्ट्स क्वेश्चन में दे रखे हैं, तो हम क्या लिखते हैं, द अबव द फैक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन आर सिमिलर टू, इसमें हम बताते हैं द फैक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन आर सिमिलर टू, और फिर केस का नाम, कैपिटल लेटर में केस का नाम, हम केस का नाम देते हैं।
थर्ड, इस केस के कुछ फैक्ट्स, केस के फैक्ट्स और जो इसमें इश्यूज जिन पे ये जो इश्यूज इसमें डिसाइड किए गए हैं या जिन पे चिंतन मनन किया गया है, उन इश्यूज की सहायता से हम प्रूव करेंगे कि जो क्वेश्चन का आंसर हमने पहली लाइन में लिखा है वो सही है। इसी केस में जो इश्यूज, जिन इश्यूज पर हमने चिंतन मनन किया है, जैसे हमारे इस केस की बात करें तो हमें 129A 129D इन दोनों के ऊपर में डिस्कस करना है और लास्ट में कंक्लूजन देना। ठीक है जी, लास्ट में कंक्लूजन देना। ये आपको मतलब केस स्टडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। केस स्टडी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके चलेंगे। 3 पार्ट्स में पहला डायरेक्ट आंसर, दूसरा केस का नाम, जिसमें हम केस के नाम में बता देते हैं कि ये फैक्ट्स इस केस के सिमिलर हैं। थर्ड में हम क्या करते हैं, उस केस के फैक्ट्स और इश्यूज डिस्कस करते हैं, जिसमें डिपार्टमेंट ये कह रहा है। फैक्ट्स में जैसे हम बोलेंगे डिपार्टमेंट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, डिपार्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू बता देते हैं, एसएससी का पॉइंट ऑफ व्यू बता देते हैं, एसएससी क्या कह रहा है, डिपार्टमेंट का क्या कहना है, डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है, एसएससी क्या बोल रहा है, इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये दोनों हम दे देते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू, एसएससी का पॉइंट ऑफ व्यू, और फिर इन दोनों में से किसका पॉइंट ऑफ व्यू सही है, इन दोनों में से किसका पॉइंट ऑफ व्यू सही है, वो इश्यूज़ के बेस पे हम कंक्लूड करते हैं। जो इश्यूज़ उसमें डिस्कस हुए होंगे, उन इश्यूज़ के बेस पे इन दोनों में से किसका पॉइंट ऑफ व्यू सही है, वो हम लास्ट में कंक्लूड कर दिया करते हैं। अगर आप ऐसे लिखते हैं डायरेक्ट आंसर एसएससी का, फिर एक लाइन का स्पेस, फिर उसके बाद में केस का नाम साथ में कि ये इस केस में डिसाइड हुआ था, फिर एक लाइन का स्पेस, फिर फैक्ट्स डिस्कस करना, फिर लास्ट में एक लाइन का स्पेस और फिर कंक्लूजन, ये एक साफ सुथरी प्रेजेंटेशन दिखेगी। और आपको जो 6 नंबर का केस है उसमें आपको 1.5 नंबर यहाँ मिल जाएगा। 1.5 नंबर यहाँ पर जब आप यहाँ डिस्कस करेंगे, यहाँ केस का नाम बताएंगे, यहाँ पे 1 नंबर या आधा नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। फैक्ट्स इश्यूज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे आप, जब डिपार्टमेंट का, एसएससी का और इश्यूज़ डिस्कस करेंगे, मेन नंबर आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। मेनली नंबर आपको यहाँ पर मिलने हैं। जो 4 नंबर हैं, 3 नंबर है आपको यहाँ पर मिलने वाले, 3 मार्क्स आपको यहाँ मिलने वाले हैं और आधा कंक्लूजन के लिए ये आपको मिल जाए। तो स्टेप मार्किंग में आपको यहाँ पर ऐसे मार्क्स मिल सकते हैं अगर हम ऐसी अच्छी प्रेजेंटेशन दें तो। और दूसरी तरफ हम प्रेजेंटेशन क्या देते हैं, डायरेक्ट आंसर लिखे जा रहे हैं, केस का हमें नहीं पता, हम जनरली क्या करते हैं, जो कुछ दे रखा है क्वेश्चन में वही लिखा, सेक्शन लिखा, उसके ऊपर में कौन सा सेक्शन है, फिर उसके ऊपर में कोई केस लिखा हमें याद है। तो ऐसी प्रेजेंटेशन में क्या होता है, आपको पता सब कुछ है, लेकिन 6 नंबर की केस स्टडी में ये आपके मार्क्स, एवरेज प्रेजेंटेशन है, इसके 3 नंबर दिलाता है या 2.5 नंबर दिलाता है या 3.5 नंबर दिलाता है। लेकिन ध्यान रहे आपको ऐसी प्रेजेंटेशन कब फॉलो करनी है, ये प्रेजेंटेशन आपको फॉलो करनी है जब आपको एग्जैक्ट आंसर बताओ, आपको 1% भी डाउट नहीं है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, और आपको डाउट होगा भी नहीं क्योंकि आपने रीसेंट केस स्टडी कर रखी है। इसलिए जब आपको एग्जैक्ट आंसर पता हो तो आप ऐसी फॉर्मेट को फॉलो करें, नहीं पता तो ये जो आप एवरेज प्रेजेंटेशन है इसी को फॉलो करो। हो सकता है एग्जामिनर की नजर ना पड़ी तो आपको एवरेज नंबर मिल जाए, उसने ना पढ़ा सारा तो हो सकता है आपको एवरेज नंबर मिल जाए।
आपको आंसर नहीं पता, गलत पता है, अगर आप ये वाली प्रेजेंटेशन को फॉलो करते हैं तो आपको यहां पर 0 मिलेगा अगर गलत आंसर पता है तो ये वाली प्रेजेंटेशन आपको 6 नंबर भी दिला सकती है, 0 भी दिला सकती है। तो 6 नंबर तभी दिलाएगी जब आपको एग्जैक्ट आंसर पता होगा। तो एग्जैक्ट आंसर आपको पता ही होगा क्योंकि आपने एडिशन केस लॉज पढ़ रखे हैं। ठीक है जी, तो आपको यही फॉर्मेट फॉलो करना है, यही फॉर्मेट फॉलो करना है। ठीक है, ये थी 2 टाइप से पूछना सी इंस्टीट्यूट का। पहली टाइप क्या है, 3 लाइन में पूछना। दूसरी टाइप क्या है, ये ऐसे फैक्ट्स लिख के पूछना। तीसरी टाइप क्या है, तीसरी टाइप में वो आपसे सेक्शन 129A या 129D पूछ लेगा, मतलब कोई सेक्शन पूछ लेगा इन जो इस केस स्टडी पे लगता होगा, उनमें से कोई एक सेक्शन या दोनों सेक्शन पूछ लेगा 3 नंबर में, और 2-3 नंबर में, बाकी 3 नंबर में वो इन दोनों में से किसी एक तरीके को पूछ लेगा। मींस आपके पास केस स्टडी पूछने के 3 तरीके हो गए। सी इंस्टीट्यूट आपसे केस स्टडी किस किस तरीके से पूछेगा। केस स्टडी कैसे पूछ सकता है, पहला 2 से 3 लाइन के क्वेश्चन, 2 to 3 लाइंस का क्वेश्चन। दूसरा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। तीसरा कोई प्रोविजन पूछ ले जो उसी केस स्टडी पे लग रहा है। जैसे प्रोविजन हमारी इस केस स्टडी की बात करें, सेक्शन 129A और 129D, इन दोनों में से कोई एक पूछ लिया 3 नंबर में, 3 मार्क्स में, और 3 मार्क्स में उसने पूछ लिया इन दोनों में से कोई एक साथ में मिलके, प्लस इन दोनों में से कोई एक मिलके। लेकिन जनरली फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन साथ में मिलाता है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन साथ में मिलाता है। ये ऐसा कब करता है, कब कब ऐसा करता है, जब उसमें कुछ ज़्यादा फैक्ट्स नहीं हैं उस केस स्टडी में, तो ये 2-3 नंबर में पूछा जाता है। ज़्यादा फैक्ट्स हैं, अच्छा केस है, तो उसमें फैक्ट्स डाल के पूछेगा आपसे। और अगर उस क्वेश्चन में, उस केस स्टडी में ज़्यादा फैक्ट्स नहीं हैं, तो वो क्या करता है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, मतलब उसको लगता है कि 6 नंबर में नहीं पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन, तो वो 2-3 नंबर में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बना देगा और कोई प्रोविजन पूछ लेगा। तो ये 3 तरीके से पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे प्रेजेंटेशन किसकी देनी है। बाकी पेपर में कौन सी जगह पे केस स्टडी प्रेजेंट करनी चाहिए, मतलब शुरुआत में केस स्टडी लिखनी चाहिए या फिर मिड में केस स्टडी लिखनी चाहिए या एंड में केस स्टडी लिखनी चाहिए, ये डिपेंड करता है आपको सारे केस आते हैं या नहीं आते। ये हम डिस्कस करेंगे आगे वाली क्लिप्स में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लिप में।